सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खिवाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 हम कवर करेंगे। कल तक हमने तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 कवर कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 जो उसका पार्ट बी है वो कवर करेंगे। हमने अभी तक इसमें जो चैप्टर है हमारा पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर की जाती है, पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है, उसको कौन करता है। जैसे भारत में एनएसएसओ करती है। उसके अंदर भी वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन है, सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन कौन वल्नरेबल है और ज़्यादा, विद इन द फैमिली कौन कौन वल्नरेबल है, पॉवर्टी किसको, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी बोलते किसे, मल्टीपल डायमेंशनल उसके क्या है पॉवर्टी के, ये सब हमने जाना। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है पॉवर्टी की वो कैसी है, ग्लोबल सिनेरियो पॉवर्टी का क्या है, पॉवर्टी के कोजेज क्या क्या है और पॉवर्टी के जो रीमेडियल मेजर्स जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद मी। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज सबसे अच्छा समझ में आता है एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे इसको। जैसे पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट जो इसमें दिया हुआ है वो हम देखते हैं कि इसमें हमें एक मेजर थिंग जो दिख रही है कि अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी, यूपी, इनकी जो पॉवर्टी रेशो है इनका कितना ज्यादा है, 29.4%, 31.7%, 31.9%, 32.6%, 33.7%। जबकि अगर हम एवरेज रेशो की बात करें तो वो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि वो था हमारा 22%। बट लुक एट दिस कि वो कितना ज्यादा है। ये बिहार का तो लगभग 50% ज्यादा है, 33% है। तो इस चीज से, और दूसरी अगर डिस्पैरिटी इधर देखें कि ऑल इंडिया का जैसे 21.9% बताया भी हुआ है, जैसे केरला का देखें तो 7.1%, हिमाचल प्रदेश 8.1%, पंजाब 8.3%, आंध्र प्रदेश 9.2%। तो कितना डिफरेंस इन दोनों ग्रुप ऑफ स्टेट्स में है। एक तरफ ये ग्रुप है जहां पे हर एक स्टेट की मोर देन 30% रेशो है, एक ये ग्रुप है जहां अंडर 10 सिंगल डिजिट में हमारी जो पॉवर्टी है उसका रेशो है। तो एक डिस्पैरिटी है। ये क्यों है, क्यों ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, वो सब भी हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स में जानेंगे, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे ये सब चीज। बट अभी हम बस ये देखेंगे कि एक डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है। उसको जो एक रीजनल अंतर है, इंटर स्टेट का जो एक अंतर है उसमें आता है कि एक ग्रुप है हरियाणा, पंजाब, उसमें पॉवर्टी कम है। एक ग्रुप है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, उसमें पॉवर्टी ज्यादा है। Poverty in India also another aspect of poverty in India also has another aspect or dimension. उसका एक अलग डायमेंशन भी है। The proportion of poor people is not same in every state. जो पुअर पीपल का प्रपोर्शन है, गरीब लोगों का प्रपोर्शन है, वो हर एक स्टेट में सेम नहीं है। In although state level poverty has witnessed a secular decline from level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. और जो गरीबी को हटाने का जो एक रेट है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। रिसेंट एस्टिमेट शो व्हाई ऑल इंडिया हेडकाउंट रेशो। जब हम हेडकाउंट रेशो की बात करते हैं तो हेडकाउंट रेशो का मतलब है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, हेडकाउंट रेशो। तो ऑल इंडिया हेडकाउंट रेशो कितना था, 21.9% इन 2011 एंड 12। मध्य प्रदेश स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। तो एवरेज का जो है इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल जो पॉवर्टी लेवल है उससे इनका ज्यादा है। बिहार, उड़ीसा कंटिन्यू टू बी टू पुअरेस्ट स्टेट। बिहार और उड़ीसा तो गरीब से भी गरीब स्टेट वो है, पुअरेस्ट स्टेट है, विद पॉवर्टी रेशो 33.7% एंड 32.6%। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। अगर हम अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी दोनों की अगर हम बात करें तो वो भी उड़ीसा, एमपी, बिहार और यूपी में ज्यादा है। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। और इनके अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक कुछ अलग स्टेट्स हैं जहां पे पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है, जैसे केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, इसके पीछे उसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो इनको, और वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए, तो ये भी एक डेवलपमेंट है।
स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडिंग इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स। देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा ने अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे किया, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से। केरला हैज फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स, केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा फोकस किया, ह्यूमन में इन्वेस्ट किया, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न के रूप में मिलता है, और ना केवल इंडिविजुअल, ना केवल सोसाइटी, बल्कि उस स्टेट को, उस कंट्री को भी उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा मिलता है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स के मेजर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो हमारा आजादी के तुरंत बाद जो चला गया था भूदान आंदोलन वगैरह के माध्यम से, और जो लैंड रिफॉर्म, जो लैंड सीलिंग एक्ट हमारे यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से जो लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, तो वो एक मेजर फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि बंगाल में किस तरीके से वहां पे गरीबी को उन्होंने कम किया, प्रपोर्शन उसका कम किया। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब पीडीएस सिस्टम जो उनका स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने, उसने किस तरीके से उसको इंप्रूव किया पॉवर्टी को। पॉवर्टी में सबसे पहले जो चीज आती है कि बेसिक नीड्स में रोटी, और इन दोनों स्टेट ने रोटी की सिक्योरिटी दी, फूड की सिक्योरिटी दी पीडीएस के माध्यम से। तो एकदम कि एक रोटी की उनको टेंशन नहीं थी कि तो वो बाकी चीजों पर खर्च कर सकते थे। तो इस वजह से वहां पे भी गरीबी को कम करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया पीडीएस सिस्टम ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर, वेस्ट बंगाल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब हम बात करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। जब हम एक वैश्विक स्तर पे बात करते हैं कि गरीबी जो है वो किस तरीके से, उसका सिनेरियो क्या है, कि कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे डिक्लाइन हुई, कहाँ पे बढ़ी, या कहाँ पे रीसरफेस्ड हुई, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको डिफाइन करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के लिए एक यूनिवर्सल लेवल पे क्या है कंट्रीज। अब मैंने बताया था कि पॉवर्टी लाइन हर एक कंट्री की अलग होती है, हर एक टाइम पे उसको अलग अलग डिसाइड किया जाता है, बट स्टिल वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्मूला निकाला कि जो व्यक्ति 1.90 डॉलर से कम पैसे, कम डॉलर कमाता है, अर्न करता है पर डे के माध्यम से, तो वो क्या है, गरीब है। और जो कि 36% इन 1992, 10% इन 2015, मतलब कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया 2015 में 10% लोग इस क्राइटेरिया के नीचे थे। ऑल्दो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेटर रीजनल डिफरेंसेस। ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, बट स्टिल जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक डिफरेंसेस हमें मिलता है। कैसे? पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। चाइना में भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई, और साउथ एशियन कंट्री मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। और उसके अलावा ये आसियान कंट्रीज जो है, ये सब कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे कंट्री आते हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन मतलब आसियान कंट्रीज, सॉरी आसियान कंट्रीज जो है वो सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और चाइना, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली पॉवर्टी डिक्रीज हुई एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, और मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट उन्होंने किया। तो उसकी वजह से इसके जो ह्यूमन रिसोर्स पे जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी, तो दो वजह से उनकी साउथ एशियन कंट्रीज की और चाइना की जो पॉवर्टी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981। लुक एट दिस डेटा। 1981 में वहां पे 88.3% लोग गरीब थे, बट 2008 में वो कितना हो गया, 14.7%, एंड मोर सिग्निफिकेंटली 2019 में ओनली 0.6%, मतलब कितने की छलांग, 88.6% था कब, 1981 में, और यहां से कितना हुआ, ओनली 0.6% गरीब लोग रह गए चाइना में 2019 में। Look at the work they have done, look at the investment they have done on human resource, look at the economic development जो उनकी हुई है उस टाइम पे, वो सब देखने को मिलती है।
इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। अब हम बात करेंगे साउथ एशिया की। मैंने पहले आपको बता दिया था साउथ ईस्ट एशिया भारत पाकिस्तान, जबकि वो साउथ एशिया में एग्जिस्ट करते हैं, माफी चाहूंगा मैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो आसियान कंट्रीज भी उनको बोला जाता है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एक्सेट्रा। और जो साउथ एशिया कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज ऑल्सो, यहाँ पे भी डिक्लाइन हुई। द डिक्लाइन हैज ऑल्सो बीन रैपिड, 34% इन 2005 टू 15.2% इन, मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा एक डाटा है कि 34% 2005 में था और 15.2% 2014 में, बट उतना ड्रास्टिक नहीं जितना चाइना के एग्जाम्पल में था। डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 510.4 मिलियन इन 2005 टू 274.5 मिलियन इन 2013। मतलब कितना कम हो गया उससे, 510 मिलियन 2005 में था और 274.5 मिलियन रह गए गरीब लोग 2013 में। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन नेशनल एस्टिमेट्स। मतलब एक क्राइटेरिया के माध्यम से, अगर वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से चले तो इतने लोग, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर, मतलब नेशनल एस्टिमेट में जो पॉवर्टी है उससे भी ज्यादा है एक्चुअल सेंस में जो वर्ल्ड लेवल का जो क्राइटेरिया है इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% टू 15% इन 2005 टू 42%। इतना ज्यादा कम नहीं हुई बट स्टिल डिक्लाइन कम हुई। इन लैटिन अमेरिका द रेट ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2008। यहाँ पे भी लैटिन अमेरिका में भी कम हुई। लैटिन अमेरिका की बात करें, सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो सब जगह कम हो रही है, बट किसी जगह ज्यादा हो रही है, किसी जगह कम हो रही है। पॉवर्टी हैज आल्सो रीसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रशिया। और सबसे बड़ी बात की रीसरफेस का मतलब फिर से देखने को मिली। यहाँ पे थी नहीं पहले पॉवर्टी, बट स्टिल जो नॉन एग्जिस्टेंट पॉवर्टी थी वो वहां पे देखने को मिल रही है। कहाँ पे? रशिया जैसे कंट्रीज में जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर पहले वहां पे थी नहीं। टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line। अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वर्ल्ड बैंक की, वो क्या है? जो भी व्यक्ति $1.90 से कम मनी अर्न करता है एक दिन में, तो वो क्या है? वो पुअर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन सब चीज का डाटा ये दिया हुआ है। जैसे टेबल 3.2 है, नाइजीरिया 3.1% आज भी यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने लोग ऐसे हैं जो $1.90 एक दिन से कम कमाते हैं। जैसे कि नाइजीरिया में 39.1%, बांग्लादेश में 14.5%, इंडिया की अगर हम बात करें तो 22.5%, जबकि इंडिया का अपना नेशनल जो डाटा है उसके हिसाब से कितना है? 21.9% गरीब है, बट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 22.5% है। पाकिस्तान में 4%, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में हमारे से कम है परसेंटेज। चाइना 0.5% ओनली, ब्राजील 4.4%, इंडोनेशिया 3.6% एंड श्रीलंका 0.9%। The new Sustainable Development Goals of United Nations proposes ending poverty of all types by 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल हमारे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 जो है, उसमें से सबसे पहला जो है SDG 1 जिसको बोलते हैं, SDG 1, उसका मतलब ये है कि एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म। पॉवर्टी केवल पैसों की नहीं, पॉवर्टी एजुकेशन की, पॉवर्टी हेल्थ की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हमें खत्म करने के ऊपर काम करना है। वही हमारा SDG 1 जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, वो हमारा टारगेट करता है, जो कि 2030 तक का उसका टारगेट है। बट इन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो 2030 तक हमें पॉसिबल नहीं लग रहा, बट स्टिल पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है। और उसके लिए अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन काम भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि शेयर ऑफ द पीपल लिविंग ऑन $1.90 अ डे 2005 से 2019 के बीच में, वो कितना, मतलब जिनका जो जीवन था केवल इतने ही पैसे वो कमा पाते थे, तो वो कितना कम हुआ। अब पहले इधर देखो कि 140% जो लोग थे वो क्या कमा रहे थे? 1.90 से कम। अब अलग अलग साउथ एशिया की बात करूं तो साउथ एशिया का ग्राफ ये है, ये भी एक अच्छी तरीके से डिक्लाइन हुआ। फिर ये हमारा लैटिन अमेरिका का ग्राफ, ये भी डिक्लाइन हो रहा है। फिर ये हमारा सब सहारन अफ्रीका का, ये भी डिक्लाइन हो रहा है। बट साउथ एशिया का जो डिक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद जो हमारा ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक है
वो भी डिक्लाइन में है, और चाइना का भी ड्रास्टिकली डिक्लाइन में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब किसका डाटा है? वर्ल्ड बैंक का डाटा है। तो एक लेजिटिमेट रिसोर्स है हमारा। अब एक दूसरा अगर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन, अगर हम बात करें एक जनरल आइडिया लें कि 2030 को हम अगर देखते हैं, 2022 अभी चल रहा है, तो 2022 से 2030 के अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, फोरकास्ट इन्होंने क्या किया है 2015 से 2030 के बीच का, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना गरीब लोग वहां पे बचेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं सब साउथ एशिया की। साउथ एशिया जिसमें इंडिया एग्जिस्ट करता है, साउथ एशिया का रीजन ये वाला रीजन है, इन नीले वाला। तो अगर हम 2030 की बात करें तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे गरीब बचेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है। अगर हम साउथ सहारन अफ्रीका की बात करें तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे पास रहेगा कि बहुत एक बड़ा पोर्शन जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करेगा 2030 तक भी सब सहारन अफ्रीका का। ये एक चैलेंज की तरह हम देख सकते हैं कि यही सबसे बड़ा पॉवर्टी का चैलेंज होगा वर्ल्ड लेवल के लिए, सब सहारन अफ्रीका। उसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है उसका रीजन, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होना भी हो सकता है, न्यू कॉलोनाइजेशन भी हो सकता है, तो अलग अलग उसके रीजन हो सकते हैं। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो भी डिक्लाइन में है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो वो तो वैसे ही ज्यादा कुछ था नहीं, तो वो ऑलरेडी डिक्लाइन में है। लैटिन अमेरिका ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये भी डिक्लाइन में है। यूरोप वाला ये वाला जो पोर्शन है ये भी डिक्लाइन में है। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ये हम देख सकते हैं, ईस्ट एशियन पैसिफिक ये वाला है, तो ये भी डिक्लाइन में है। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पोर्शन है वो ये है सब सहारन अफ्रीका की। 2030 के अराउंड भी यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, लगभग 400 मिलियन के करीब यहाँ पे लोग, सॉरी 400,000 के करीब यहाँ पे लोग मिलियंस में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो रहेगी वो यहाँ पे रहने की संभावना है। 400 मिलियन के अराउंड यहाँ पे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी 2013 के टाइम पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट। अब बात करते हैं कोज ऑफ पॉवर्टी की, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ कि पॉवर्टी के कोज जो बता रहे हैं उधर हमारे इकोनॉमिक्स के, वो क्या मानते हैं जो एक जनरल कोज है सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है। देयर वर नंबर ऑफ कोजेस फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीजन इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला आ गया ये कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा सबसे पहला कारण। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग थे जैसे कि टेक्सटाइल का जो कपड़े वाला और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, हथकरघा जो थे, उन सबको डिस्करेज किया ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं पाई। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पे हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका जो एक डेवलपमेंट लेवल था वो बहुत लो लेवल पे था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। द पॉलिसी द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल 1980s, मतलब कि 1980s तक भी ये लो लेवल ग्रोथ हमारी परसिस्ट रही थी। रिजल्ट इन लेस जॉब्स, कम जॉब आई अपॉर्चुनिटीज, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लेस ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स, इनकम की भी ग्रोथ रेट कम हुई। दिस वाज अकम्पेन्ड बाय हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम रही कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी हमारी हाई रही इस टाइम पे। तो रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्स ऑलरेडी स्कार्स है और डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो ये भी एक कारण रहा। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कम रही। अगर 1000 रुपए कमा रहे हैं और 5 लोगों को खिलाना है तो 200 रुपए अच्छी तरह खा पाएंगे। बट अगर 1000 रुपए हमारी, समझ लो 1000 रुपए है और खिलाना है 20 लोगों को, तो कितना है 50 रुपए, तो बहुत कमाए। तो इसी तरीके से पर कैपिटा जो इनकम है वो हमारी कम हो गई। द फेलियर एट बोथ फ्रंट्स, दो फ्रंट जो है हमारे, उनको दोनों फ्रंट में हमारे फेलियर रहे। क्या? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ा नहीं पाए और पॉपुलेशन लेवल हमारा बढ़ता चला गया, तो उसने क्या किया कि जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसको परपेचुएट किया, उसको बढ़ाया। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, इरिगेशन की फैसिलिटीज के बढ़ने की वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई गांव के लेवल पर, रूरल एरियाज में। बट स्टिल द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो कम ही भाग थे जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जहां पे वो अपना इंपैक्ट अच्छी तरीके से छोड़ पाई। रेस्ट ऑफ इंडिया में इतना इंपैक्ट उसका हो नहीं पाया।
द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड जॉब्स बट दीज वर नॉट एनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। अब अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो जॉब तो उन्होंने दी, बट जॉब का जो एब्जॉर्प्शन था, क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा थे जॉब करने के लिए और जॉब प्रोवाइडर्स जो हैं, जॉब सीकर ज्यादा है, जॉब प्रोवाइडर कम थे, तो इस वजह से हम सारी जॉब हमको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। बट दीज वर नॉट एनफ टू एब्जॉर्ब ऑल जॉब, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर, वेंडर्स एटसेट्रा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया जो उनका मनपसंद काम था ही नहीं, जैसे कि रिक्शा पुलिंग, वेंडर्स जो सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले बोल सकते हैं हम अब इनको, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स विद इरेगुलर स्मॉल इनकम। एक तो जॉब भी उनकी रेगुलर और उस जॉब में भी इनकम भी उनकी कम। दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, भाई महंगे घर भी नहीं वो अरेंज कर पा सकते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स, तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू किया, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटी के बाहर। द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली अ रूरल फेनोमेना ऑल्सो बिकम अ फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर। इस अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करती थी, पॉवर्टी का एक कोनोटेशन था कि वो पॉवर्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है, रूरल एरिया में। बट चूंकि अब इंडस्ट्री लेवल इतना था नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना था नहीं, जॉब प्रोवाइडर कम थे, जॉब सीकर ज्यादा थे, तो इस वजह से वो जो प्रॉब्लम गांव की थी, अब वो एक रूरल सेक्टर से, मतलब रूरल एरिया से अब वो पहुंच गई थी कहाँ, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में भी एक नई चीज उभर के आ रही थी, गरीबी। आउटस्कर्ट्स में झुग्गी झोपड़ी का होना, जो लोग थे जिनके पास जॉब नहीं थी वो छोटे मोटे काम करना, ये सब चीज, तो इस वजह से गरीबी शहर में पहुंच गई थी। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। जो इनकम की, जो अर्निंग की जो असमानता थी, उसने भी क्या किया, हाई पॉवर्टी रेट्स को इंपैक्ट किया। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड का था वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ क्लासेस के पास ज्यादा लैंड थी, कुछ क्लासेस के पास बिल्कुल ही नहीं थी, वो लैंडलेस लेबरर्स थे। एंड अदर रिसोर्सेज, और अन्य रिसोर्सेज का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पाइट, ये भी एक रीजन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो भी पॉवर्टी का कारण है। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन मीनिंगफुल मैनर। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। लैंड रिफॉर्म्स की जो हमारी मेजर पॉलिसी थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। जो हमारा भूदान था या भूमि को इक्वल पार्ट्स में बांटने का जो प्रोग्राम था, वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। लैंड सीलिंग एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। कम ही स्टेट ऐसे थे जहां पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो पाया, जैसे कि बंगाल अच्छा एग्जांपल है। और बंगाल उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपनी गरीबी को भी कम कर पाया, ये भी एक कारण रहा उसकी गरीबी कम होने का। और बाकी जगह यहाँ भी ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो नहीं पाई जो लैंड रिफॉर्म्स थे effectively by most of the states government, since lack of land resources have been one of the major cause of poverty in India. Proper implementation of policy could क्या है, lack of land resource। अब ये देख लीजिए, ये भी एक मेजर कॉज है, lack of land resource, one of the major cause था इंडिया में पॉवर्टी का, चौथा कारण है। Many other social culture and economic factor are also responsible। कुछ अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो कारण रहे रेस्पॉन्सिबल थे पॉवर्टी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड लॉट ऑफ मनी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे शादी में दहेज के लिए लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। एक सामाजिक जो प्रेशर है उसको फुलफिल करने के लिए, एक कल्चरल बैगेज को फुलफिल करने के लिए गरीब से गरीब लोगों ने भी ज्यादा खर्च किया, जिसकी वजह से एक गरीबी के दलदल में वो धंसते चले गए। तो ये भी एक रीजन है पॉवर्टी इंड्यूस होने का। स्मॉल फार्मर्स नीडिंग मनी टू बाई एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स। अब जो छोटे फार्मर्स थे उनको सीड चाहिए थे, बीज चाहिए थे, इनपुट्स, फार्मिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए उनको क्या चाहिए था, पैसा, फर्टिलाइजर, पैसा। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, उनके पास कोई सेविंग्स तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, बोरो, उधार ले लेते थे। बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, अब वो क्या होते हैं, कर्ज के शिकार। आजकल भी हम सुनते हैं कि हमारा जो नीचे का भाग है भारत का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ऊपर भी बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह, ऐसी जगह पे किसान कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि वो कर्ज चुका नहीं पाता और वो उसमें जल्द में फंसता ही चला जाता है और अंत में आके उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो ये सब तो काफी बार आप सुनते होंगे अखबारों में किसानों की आत्महत्या के बारे में। तो ये भी एक बता रहा है कि गरीबी में उलझने का उनका एक और वजह जो रही फार्मर्स की, वो ये रही कि इनपुट के लिए पैसा चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने पैसा उधार लिया और वह कर्ज में डूबते चले गए।
अनेबल टू रीपे, उनको चुका नहीं पाए, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ, जो कर्ज का जो हाई लेवल है वो दोनों ही चीजें करता है, वो एक कारण भी है और एक इफेक्ट भी है पॉवर्टी का। कारण कैसे है कि कारण इसलिए कि कर्ज हो रहा है इसलिए गरीब होते जा रहे हैं, और कर्ज है वो इफेक्ट भी है पॉवर्टी का। पॉवर्टी का कारण भी वही, गरीबी का एक कारण भी है और एक गरीबी का एक प्रभाव भी है कि किसी किसी लोगों पर कर्ज है तो चुका नहीं पा रहे तो गरीब होते जा रहे हैं, और इफेक्ट ये कि उस कर्ज की वजह से गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये सब उसका इफेक्ट है। और गरीबी की वजह से वो कर्ज चुका भी नहीं पा रहे, ये भी एक वो है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो हमारे गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए जो सरकार ने, हमारे थिंक टैंक्स ने जो मेजर्स लिए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। जो भारत के विकास की जो धुरी रही वो हमेशा क्या रही कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स उसमें थे। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स। मतलब जो अभी की जो वर्तमान में जो पॉवर्टी हटाने की जो स्कीम है वो दो बेसिक एरियाज में फोकस कर रहे हैं। क्या? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी को इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को चलाना। ये हमारे दो एरियाज है जहां पे हमारी गवर्नमेंट का, हमारे थिंक टैंक्स का, जैसे कि नीति आयोग, उनका फोकस है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना जिससे पेनिट्रेट होकर वो नीचे तक जाए और सभी लोगों को वो एक अवसर प्रदान करे जिससे गरीबी से बाहर लोग निकल पाए। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी हमने चला रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, मतलब पिछले 3 दशकों से, लास्टिंग अप टू अर्ली 80s, मतलब अर्ली 80s तक, मतलब कि आजाद होने से 1980 के दशक तक देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। इनकम, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ भी कम थी और जो पॉवर्टी का रिडक्शन है वो भी कम थी। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन अर्ली 95 रिमेन द सेम इवन अर्ली 80s। मतलब कि 1950 में भी 45% थे और 1980s उसमें भी ऑलमोस्ट 45% ही करीब हमारे यहाँ पे थे, तो कुछ ज्यादा मतलब उसमें चेंज नहीं आया। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 80s के बाद हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी थी भारत की। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% a year in 1970s to about 6% in 1980s। जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 3.5 1970 में जो थी, 1980 के दशक और 90 के दशक में 6% पर पहुंच गई। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली, जो हायर ग्रोथ थी उसने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सिग्निफिकेंट हेल्प की। देयरफॉर इट इज बिकम क्लियर दैट इट इज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये हम यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में क्या एक लिंक है, तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी अल्टीमेटली रिड्यूस होने की तरफ को स्टार्ट हो जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड द रिसोर्स नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। उसकी वजह क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज होंगे। इन्वेस्ट कहां करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स में। वहां से क्या मिलेगी? इनकम। इनकम से रिटर्न, और रिटर्न से एक समाज मजबूत होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। तो एक लिंकेज है कि एक का फायदा दूसरे से हो ही रहा है। दिस इज ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड। अब उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने क्या किया लोगों ने कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया, अपनी लड़कियों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी शुरू की इन होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। तो शिक्षा के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें उनको अच्छी रिटर्न हो, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को भी उसमें भेजना शुरू कर दिया स्कूल में। However, the poor may not be able to direct advantage from opportunities created by economic growth। गरीब लोग उससे सीधे तौर पे फायदेमंद नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए वो देखेंगे। Moreover, the growth in agriculture sector is much below expectation। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी वो मच बिलो थी, कम थी, जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी उससे कम थी। This has a direct bearing on poverty as a large number of people, poor people live in villages are dependent on agriculture। क्योंकि ज्यादातर जो लोग गरीब लोग थे, गांव के लोग थे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। जिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो था, वहां पे जरूरत 5 की थी, काम 8 कर रहे थे, लैंड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लैंड होल्डिंग्स। अब आपको बताते हैं कि कितना परसेंट, लगभग 85% जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं वो
स्मॉल एंड मार्जिनल है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, छोटा फार्मर है वो। तो इस वजह से वहां पे जो लैंड का जो टुकड़ा है उसका एरिया जो है वो छोटा था, परिवार बड़े थे, एरिया छोटा था, इसलिए गरीबी में वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज ए क्लियर नीड ऑफ टारगेटेड, इन जो परिस्थिति को देखते हुए क्या किया कि क्लियर नीड ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम की हमें जरूरत थी। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, कि ऐसे प्रोग्राम जो पॉवर्टी को कम करने के लिए टारगेट करें। कैसे हमने किया? ऑल्दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। सम ऑफ देम आर वर्थ माई मेंशनिंग, कुछ जो है वो बहुत बड़ी ही एक माइलस्टोन की तरह है। और जैसे कि आप देखेंगे कि उन स्कीम्स की वजह से हमें कोरोना में भी फायदा हुआ। उसमें सबसे बड़ी स्कीम थी मनरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इस स्कीम का बेसिकली क्या है कि ये रोजगार प्रोवाइड कराती है रूरल एरियाज में, कम से कम 100 दिन का हर एक फैमिली को। तो इससे क्या होता है कि उनकी अर्निंग होती है, जिससे फैमिली इजीली सस्टेन कर पाए लाइफ में। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि कोरोना के टाइम में जो लैंडलेस लेबर थे, जो माइग्रेटेड लेबर्स थे, वो अपने गांव गए तो उनको गांव में जाके जॉब प्रोवाइड कराना इस स्कीम की वजह से पॉसिबल हो पाया। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को आज तक भी कंटिन्यू रखा है। और ये स्कीम अधिकार देती है रोजगार का, कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिला तो आपको उसका बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। इट ऑल्सो एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस कोज ड्राउट, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देती है, क्योंकि जो मैनुअल लेबर में ज्यादातर जो काम होता है वो क्या काम करता है, एक जैसे गड्ढे खोदना, नहर खोदना, और ये सब ड्राउट के लिए, अगर सूखा पड़ गया तो कुएं खोदने के लिए। डिफोरेस्टेशन हो गई तो उसको, जंगल को अगर कट गया तो मतलब उसको लगाना दोबारा से। सोइल इरोजन हो तो उसको बचाना। तो ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 1/3, 1/3 जो जॉब है वो किसके लिए रिजर्व है? वुमेन के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि इसका डाटा थोड़ा बहुत। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डे, मतलब कि 220 दिन का एक मतलब 220 करोड़ दिन का एक मतलब वो उसने रोजगार दिया, पर्सन डे। द एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। अब देख सकते हैं आप कितना बड़ा एक नंबर है, कि लगभग 4.25 करोड़ जो परिवार थे उनको इन्होंने रोजगार देने का काम किया। द शेयर ऑफ SC ST वुमेन इन स्कीम्स आर 23%, 17%, 53%. The average wage has increased from 65 in 2007 to 132 in the 2013-14. Recently, in 2018, wage rate for unskilled workers has been revised state wise. अब इसका जो निर्धारण है मनरेगा के जो वेजेस का, वो स्टेट वाइज होता है। जैसे कि देखते हैं कि हरियाणा में, यहाँ पे भी एक डिस्पैरिटी है स्टेट वाइज। हरियाणा में जो वेज है वो है 281 पर डे, बट अगर कंपेयर करें बिहार और झारखंड से तो वो है 168 पर डे। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। अदर जो स्कीम है, अन्य स्कीम, वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कब शुरू हुई थी? 1993 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्वरोजगार एक अपॉर्चुनिटी शुरू करने के लिए PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में हमारी चलाई गई थी। इस स्कीम के क्या क्या काम थे? फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन, जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो यूथ था रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में, उनके लिए चलाई गई थी। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस, उनके लिए छोटे बिजनेस या इंडस्ट्री खोलने के लिए। एक दूसरी स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ? 1995 में। इस प्रोग्राम का एम क्या था? इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी के अवसर प्रदान करने के लिए यह स्कीम चालू की गई थी। टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स, 25 लाख नई जॉब क्रिएट करने के लिए स्कीम थी। हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान के अंदर ये स्कीम लागू हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस स्कीम को आज तक भी पसंद किया जाता है। क्यों? लॉन्च इन 1999 में लॉन्च की गई थी। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है पुअर फैमिलीज, उनको मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले जाने के लिए ये काम करती है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने पढ़ाई होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होते हैं कि ग्रुप बनाना, मतलब अलग अलग गरीब लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जैसे कोई महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया,
सिलाई की मशीन का एक सेंटर खोलने के लिए, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसी के माध्यम से वो लोन भी ले सकते हैं, उसके माध्यम से वो किसी स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं, एक सेंटर खोल सकते हैं, और उनका शेयर भी सबका सेम रहेगा, और गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी मदद करती है। और अभी तो टारगेट भी है कि हमें 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं, कब तक? 2025 तक ही। सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट मिलेगा उन्हें, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। और एक दूसरी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करते हैं तो वो 2000 में लॉन्च हुई थी। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर द बेसिक सर्विसेज लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इन सब चीज के लिए ग्रामोदय योजना लागू की गई। क्या है ये? बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी का जो चैप्टर हमारा अगला आ रहा है उसमें हम पढ़ेंगे अंत्योदय अन्न योजना। The results of these programs have been mixed. One of the major reasons for less effectiveness is lack of proper implementation. जो हमारे रिजल्ट जो अच्छे नहीं आ पाए इन स्कीम के माध्यम से, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो सही नहीं हुई, और टारगेट जो है राइट टारगेटिंग नहीं हुई। लूप होल्स थे, घोटाले हुए, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि जैसे अंत्योदय अन्न योजना की जो पीडीएस के माध्यम से हम देते हैं, उसको भी कम करने के लिए आजकल डीबीटी का माध्यम से हम करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, कर रहे भी हैं उसके लिए। तो इंप्लीमेंटेशन जो है हमारा राइट वे में नहीं हो पाया, टारगेट राइट वे में नहीं हुआ, राइट ग्रुप टारगेट नहीं हो पाए, तो इस वजह से वो स्कीम हमारी उतनी फुलफिलमेंट नहीं हो पाई। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली फेलियर थे या कंप्लीटली सक्सेस थी, बट स्टिल दे मैनेज टू रिड्यूस द पॉवर्टी, दे स्टिल मैनेज टू increase the livelihood, increase the status of their life को, उसको अपग्रेड करने में वो हेल्पफुल थी। रोजगार प्रोवाइड किए गए, सेल्फ रोजगार में मदद की गई। मनरेगा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कोरोना काल में, तो ये सब देख ही सकते हैं। मोरओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स, डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुल्ली रीच्ड। पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए डिजर्विंग पुअर्स के पास। देयरफॉर मेजर एम्फेसिस in recent year is on proper monitoring of all poverty alleviation program। आजकल का क्या है कि जितने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पॉवर्टी मेजर्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखी जा रही है वो क्या देखी जा रही है कि उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, टारगेटेड लोगों के पास जाए, और उसका टारगेट ओरिएंटेशन जो है वो सही तरीके से हम उसको फुलफिल कर पाए, जो बेनिफिशियरी है उसको टारगेट कर पाए, ना कि घोस्ट बेनिफिशियरीज उसमें क्रिएट हो जाए। द चैलेंज इज एट, आगे हमारी चुनौती क्या है? पॉवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस द पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। जो गरीबी को हटाने की जो चुनौती है वो हमारी एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास, हमारे सामने आ रही थी। वाइड डिस्पैरिटीज आर इन पॉवर्टी, गरीबी में भी एक बड़ी डिस्पैरिटी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। ग्रामीण और शहरों में तो है ही, स्टेट के अंदर भी एक डिस्पैरिटीज हम देखने को मिलती। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty। जैसे कि हमने बात की थी एससीज, एसटीज, कैजुअल लेबर्स, रूरल लेबर्स, कैजुअल अर्बन लेबर्स। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 सालों में वो एक अच्छा काम करेगी, उसका रिडक्शन में एक अच्छा हमें रिजल्ट हमें मिलेंगे। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो हमारी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अगर हमारी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो रिजल्टेंट क्या रहेगा उसका? गरीबी को हटाने में काम करेगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री स्कीम, जो एलिमेंट्री स्कीम है, जो एजुकेशन स्कीम है हमारी, वो भी हमारी इसमें फायदा करेगी। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कम होगी तो वो भी उसमें हेल्पफुल रहेगी पॉवर्टी को डिक्रीज करने में। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर वुमेन एम्पावर होंगी तो वो भी पॉवर्टी को डिक्रीज करने में हेल्पफुल रहेंगी। एंड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एम्पावरमेंट, वुमेन का एम्पावरमेंट, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है अगर उसका एम्पावरमेंट होगा तो हमारी गरीबी को रिडक्शन करने में एक बड़ी हेल्प होगी। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली लिमिटेड पार्ट। अगर हमने पॉवर्टी की जैसे हम डेफिनेशन देख रहे थे तो मोस्टली पॉवर्टी की डेफिनेशन इकोनॉमिक सेंस में थी। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो $1.20। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो जो हमारे एनएसएसओ सैंपल सर्वे के हिसाब से अगर गांव में लगभग 4,000 के करीब और शहर में लगभग 5,000 के करीब कोई पैसे कमा रहा है कोई परिवार, तो गरीब नहीं है। तो एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट
एक डेफिनेशन उसकी थी, बट हाउ कैप्चर्स ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल. इट इज अबाउट मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल रादर देन मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग. ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पॉवर्टी की बात करें, अगर आप अपना मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप पुअर हैं, रादर देन क्या, अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. क्या बोल रहा है? द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल. इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. मतलब जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग की, जबकि बात क्या करनी चाहिए, अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग की. ये इंपॉर्टेंट है. एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, रीजनल लेवल ऑफ लिविंग, और एक कॉम्पैक्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. मतलब उसको गरीबी ना कह के, सिंपल पॉवर्टी ना कह के, हमें उसे कहना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टी. ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर अलग अलग चीजें आ सकती है, जैसे केवल इनकम की पॉवर्टी नहीं, केवल फूड की पॉवर्टी नहीं, केवल शेल्टर की पॉवर्टी नहीं, बल्कि एजुकेशन की पॉवर्टी, हेल्थ की पॉवर्टी, सर्विसेज की पॉवर्टी, सोशली एक्सक्लूजन, वो भी एक पॉवर्टी है. तो ये अलग अलग जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं उसके, वो उसमें आएंगे तो उसको उनके आ जाएंगे ह्यूमन पॉवर्टी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ. वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन बट डू दे हैव एजुकेशन? क्या उनके पास एजुकेशन है? आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खाना पीना खा रहे हैं आराम से, बट क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या उनके पास अच्छी हेल्थ केयर है? क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है? आज कहीं काम कर रहे हैं, कल को नहीं मिलेगा काम, तो ये जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है. और सबसे बड़ा, क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो कल का खाना खा पाएंगे? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो एक जातिगत और एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो एक हमारा होता है, हो रहा है जनरली समाज में, तो क्या वो उससे अछूते हैं? नहीं. इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर इज स्टिल कॉमन? देखते हैं, ढाबा में चले जाइए या टी स्टोर में चले जाइए, हर जगह आपको चाइल्ड लेबर मिलेंगे. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस सो दैट विद द डेवलपमेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो चेंजेस. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पॉवर्टी की डेफिनेशन अब बदल रही है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट. ये एक कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसपे हमने टारगेट रखा कि होगा, ऐसा नहीं है. ये चलता हुआ टारगेट है. गरीबी एक प्रोसेस है, एकदम ना तो आती ना तो एकदम जाती. तो ये हम क्या कह सकते हैं कि मूविंग टारगेट है, चलता ही रहेगा. ये टारगेट रुकने वाला नहीं है. Hopefully we will be able to provide the minimum necessary in terms, हो सकता है, मतलब आशा करते हैं कि हम प्रोवाइड करवा पाएंगे मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक तक. बट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? मूव ऑन फॉर मेनी बिगर चैलेंजेस स्टिल रिमेन्स प्रोवाइडिंग. कि इनकम लेवल की अगर हम बात करें तो वो हमने प्रोवाइड करवा दिया, बट उसके अलावा हमारे पास कितने सारे चैलेंजेस है. एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वालिटी को इंक्रीज करना, डिग्निटी ऑफ पुअर को, मतलब जो गरीब की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना. दीज विल बी बिगर टास्क. और अगर हम बात करें कि यूएन के जो एसडीजी गोल्स हैं, हमारे 17 गोल है उसमें, जो कि 2030 तक के लिए टारगेट है, उसके अंदर अगर हम पढ़े तो सब के सब यही टारगेट करते हैं कि किस तरीके से हमें जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर पे क्या बात हो, एजुकेशन पे क्या बात हो, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, इनइक्वालिटी को कम करने की बात हो, डिग्निटी फॉर द पुअर्स की बात हो. तो ये सब उसमें दिए गए हैं. अब हम एक चीज देखना चाहेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से हमने पढ़ा कि पॉवर्टी एक चैलेंज किस तरीके से है, पॉवर्टी की लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर की जाती है, पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से ग्रुप है जो ज्यादा वल्नरेबल है, उसके बाद स्टेट्स के अंदर क्या क्या डिस्पैरिटीज है, और जो हमारे ग्लोबल सिनेरियो है पॉवर्टी का वो कैसा है, अलग अलग रीजन से पॉवर्टी किस तरीके से कम हो रही है, कौन से रीजन ऐसे हैं जो 2030 तक भी पॉवर्टी के बड़े एक हमारे एब्सोल्यूट नंबर में रहेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉजेज क्या क्या रहे, उसके मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ले रही है, क्या क्या होने चाहिए, और पॉवर्टी का आखिरी में हमने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया कि वो मिनिमम लेवल नहीं, वो एक रीजनेबल लेवल की तरफ जाएं, और उस लेवल को, उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा कि केवल पॉवर्टी नहीं, हम बात करेंगे ह्यूमन पॉवर्टी की. तो उस ह्यूमन पॉवर्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बताना चाहूंगा. जैसे अगर हम वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें पॉवर्टी में, तो वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे 2 तरीके थे. सोशल ग्रुप की बात करें एससीज एंड एसटीज, इकोनॉमिकल ग्रुप की बात करें तो हम कैजुअल फार्म लेबर्स
इन रूरल एरियाज, कैजुअल नॉन फार्म लेबर्स इन अर्बन एरियाज। उसके बाद पॉवर्टी लाइन दो तरीके से हमारी डिफाइन की जाती थी, एक इनकम लेवल के माध्यम से और एक कंजम्पशन लेवल के माध्यम से। जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो एक दशक तक काम करेंगे, बट उसके बाद हमें इस पॉवर्टी का जो मेजर्स है उसको कंटिन्यू करना ही होगा। तो ये सब चीजें हैं। और रीजन्स क्या क्या दिए, जैसे कि रीजन्स हमारे जो पॉवर्टी के जो कोजेस थे वो क्या क्या थे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल ग्रीन इवोल्यूशन का जो फेलियर था, ग्रीन इवोल्यूशन ने कुछ एक रीजन में ही काम किया। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज जो हम बात करेंगे, फिर कस्टम और रिचुअल्स पे ज़्यादा पैसा खर्च होना, फार्मर्स का इंडेप्टनेस में होना, कर्ज में दबा होना। तो ये सब चीज़ें जो थी ये वे हैं जो कोजेज थे। रिमेडियल इशूज में, रिमेडियल मेजर्स में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना और उसके अलावा मनरेगा की योजना, तो ये सब जो योजनाएं थी ये हमारी उसमें पॉवर्टी के रिमेडियल इशूज में हमने बात की। तो अगर हम एक समरी के तौर पर देखें तो पॉवर्टी आज भी एक चैलेंज है। आज भी हमारे कंट्री में 270 मिलियन लोग करीब हैं। उनको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए, इसी चीज के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। और पॉवर्टी केवल इकोनॉमिक की पॉवर्टी नहीं, इनकम की पॉवर्टी नहीं, उसको हमें एक मल्टी डायमेंशनल वे में देखना होगा कि एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, जॉब सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन की जाएगी, इंश्योर की जाएगी, या फिर जो एक अपनी लाइफ में कोई भी आदमी कितने कॉन्फिडेंस से जी पाएगा, कॉन्फिडेंस कितना उसके आ पाएगा, वही हमारा एक टारगेट होगा आगे चल के। थैंक यू सो मच। एंड मेरा यही एक रहेगा कि आपके जो भी सुझाव हैं, फीडबैक हैं, डाउट हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर डाउट ज़्यादा आपको आ रहे हैं तो हम एक डाउट सेशन की क्लास भी रखने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच।